रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का जो फंक्शन है उसको हम लोग रेगुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं किस तरह से जो किडनी है वो काम कर रहा है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ है, ठीक है। पहला क्या है, हाइपोथैलेमस, दूसरा क्या है हम लोग का JGA, और तीसरा क्या है हम लोग का हार्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। कैसे? सबसे पहला बात, किडनी का फंक्शन मतलब क्या, उसके नेफ्रॉन का फंक्शन। किडनी का जो फंक्शन है, जो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो तो नेफ्रॉन है, ठीक है। तो किडनी का जो फंक्शन यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है वो 3 चीज़ों से हो रहा है। कैसे कैसे, और वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखना है। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि होता क्या है, किसी भी कारण से, इफ़ फॉर एनी रीज़न, किसी भी कारण से क्या हुआ कि मान लो बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो गया, बॉडी से ज़्यादा क्या हो गया, फ्लूइड का लॉस हो गया। फ्लूइड का लॉस हो गया मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि मान लो वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है, डायरिया केस की वजह से हो सकता है, ठीक है, या स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, पसीना ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, उस केस में बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो गया है। तो जब बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाता है किसी भी कारण से, तो उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, ठीक है, फ्लूइड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब सर, फ्लूइड मतलब क्या है, बॉडी फ्लूइड क्या है हम लोग का, ब्लड है। मेन बॉडी फ्लूइड क्या है हम लोग का, ब्लड है। तो उस ब्लड में क्या है हम लोग का, ब्लड प्लाज्मा है। समझ में आ रहा है? तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली क्या है, लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है। तो जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो क्या हो जाएगा सर, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर पे भी उसका इफेक्ट आएगा, प्रेशर भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम कम हुआ तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड का वॉल्यूम चेंज होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सुनो, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा, यही ब्लड कहाँ पे आ रहा है, यही ब्लड एफरेंट आर्टरियोल में आ रहा है। एफरेंट आर्टरियोल में जो ब्लड आएगा और वो ब्लड जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी में रुकेगा तो वो रुकने के कारण, हम बताया था वहाँ पे क्या लग रहा था, ग्लोमेरुलर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा था। तो रुकने के कारण जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सर ग्लोमेरुलर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी कम हो गया। तो जब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो जो GFR है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या हो जाएगा, पर मिनट कितना बनता था, 125 ml बनता था। दोनों किडनी के द्वारा जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट 1 मिनट में बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोले थे, GFR बोले थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोले थे। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है पर मिनट 125 ml के हिसाब से जो बन रहा है 1 मिनट के हिसाब से, अब वो क्या होगा, अब उतना नहीं बनेगा, अब उससे कम बनेगा। समझ में आ रहा है? 125 ml बन रहा था ना, लेकिन अब 125 ml नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ क्या, फ्लूइड वॉल्यूम, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, ब्लड प्रेशर चेंज हुआ। ब्लड प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा, वही ब्लड जो है वो कहाँ पे आ रहा है, एफरेंट आर्टरियोल में आ रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में रुकेगा, वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम होगा। तो जब वो प्रेशर कम हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा, फिर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग का जो GFR है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये GFR कम होगा तो हम लोग फाइनली क्या बोल देंगे, हम लोग फाइनली बोल सकते हैं यहाँ पे कि उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उससे क्या क्या चीज़ चेंजेस होगा। तो देखो साफ साफ लिख दिया इस चीज़ को, जब फिल्ट्रेट जो बन रहा था हम लोग का 1 मिनट में 125 ml तक, वो अब वो 125 ml नहीं बनेगा 1 मिनट में, उससे कम बनेगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो GFR है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, GFR डिक्रीज होगा तो सर क्या होगा, तो इस केस में अब तुम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हमारे इस केस में क्या है, हमारे बॉडी का क्या है, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इस केस में क्या है, हम लोग का बॉडी में पानी कम है, वाटर का क्या है, हम लोग का डेफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है? इस केस में ऑलरेडी हम लोग के बॉडी में क्या है, पानी का कमी है सर। अगर इस केस में ऑलरेडी पानी का कमी है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या हुआ, कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ। ध्यान से देखना इसको, ठीक है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ, ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, ब्लड प्रेशर चेंज हुआ, ब्लड प्रेशर चेंज हुआ तो क्या हो गया, GFR चेंज हो गया, ये चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ। अब फाइनली क्या होगा, इस केस में ऑलरेडी हमारे बॉडी में कम है पानी सर, तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि
जो वाटर है वो क्या हो, यूरिन में लॉस ना हो। हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे ना कि भाई जो वाटर है वो यूरिन में लॉस ना हो। पानी बॉडी में कम है, पानी जब बॉडी में कम है तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे वाटर कंजर्व रहे, क्योंकि अगर वाटर कंजर्व रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा जो वाटर का कमी है वो पूरा हो पाएगा। आ समझ में? तो जब ऑलरेडी पानी का कमी है हमारे बॉडी में, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो वाटर है वो यूरिन में लॉस हो। यानी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब बॉडी में पानी का कमी हो रहा है तो वही पानी फिल्ट्रेट में से आएगा बॉडी में। समझ में आ रहा है? वही पानी फिल्ट्रेट में से आएगा। हम नहीं चाहते हैं ये जो पानी हम जिसको लेना चाहते हैं फिल्ट्रेट में से, वो पानी यूरिन में लॉस हो। अगर ये पानी हम नहीं लेंगे बॉडी में, यही पानी क्या हो जाएगा, यूरिन में लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में हम चाहेंगे कि कैसा यूरिन बनाए, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाए। आर पास में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाए तो होगा क्या सर, तो इस केस में क्या करना है सर, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे कौन हम लोग का डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और यहाँ पे क्या हम लोग सीडी है। ठीक है, यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे आएगा दो चीज, हम आगे भी बात करेंगे इस पे। यहाँ पे एक आता है हम लोग का एडीएच आता है और एक आता है एल्डोस्टेरॉन। लास्ट क्लास में भी हम बात किए थे। तो एडीएच जो है वो लास्ट पार्ट यानी डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट करके क्या करता है, वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये डीसीटी और सीडी जो है वो क्या करेगा, ये क्या रीएब्जॉर्ब करेगा, ये रीएब्जॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मोर देन नॉर्मल से ज्यादा, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में पानी कमी हो रहा है। समझ में आ रहा है? पानी कमी का मतलब क्या है, नॉर्मल से नीचे चला गया है वो। अगर उसको क्या करना है, हमको नॉर्मल से ज्यादा खींचेंगे तब तो फिर उसको नॉर्मल पे ला पाएंगे। और बस में इसीलिए वहां पे क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर यानी नॉर्मल से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाया जाएगा डीसीटी और सीडी के द्वारा। जब ये डीसीटी और सीडी रीएब्जॉर्ब करेगा किसको, वाटर को फिल्ट्रेट में से, तो ये वाटर वापस कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा। अल्टीमेटली जब वाटर फिल्ट्रेट में से निकल के ब्लड में आएगा तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा सर, फिल्ट्रेट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी फिल्ट्रेट जो बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा सर, ये तो समझ में आ रहा है सर। ठीक है, अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि ये तो एक बेसिक सा बात हुआ। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या है, किडनी के अंदर में ये काम कैसे हो रहा है, ये सब काम हो कैसे रहा है। सुनो, किडनी में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स है। किडनी में क्या है, कुछ रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर्स जो है वो कहलाता है ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या कहलाता है ये, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होता क्या है सर, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है, याद रखना ये सेंसिटिव सेल है। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये एक ऐसा सेंसिटिव सेल होता है जो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, और जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है उसमें अगर ये कुछ भी बदलाव हुआ, बदलाव का मतलब क्या होता है सर, कम हुआ। अगर ये ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, अगर ये चीज़ कम होगा तो ये जो सेंसिटिव सेल है ऑस्मो रिसेप्टर तुरंत इन चेंजेस को, इस बदलाव को क्या कर लेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा, पता कर लेगा। समझ में आ जाएगा इसको कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया है, आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन वो भी कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है। अब सुनो क्या हो रहा है, अब ये जो बदलाव हुआ, इस बदलाव को कौन सेंस कर लिया, ये बदलाव को सेंस कर लिया ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स को क्या पता चल गया है, ऑस्मो रिसेप्टर्स याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑस्मो रिसेप्टर्स तभी एक्टिवेट होता है, ये तभी स्विच ऑन होता है जब बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है, ठीक है, या ब्लड वॉल्यूम है, या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगा, गिरावट आएगा, फॉल होगा। जब ये फॉल करेगा, कम होगा, तब जाकर के ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव होता है। ये एक्टिवेट होने के बाद इसको हम बोल देते हैं कि सर ये स्विच ऑन हो गया। तुरंत ये एक्टिव होगा और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजेगा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा, क्या भेजेगा कि भाई कि जो ब्लड का फ्लो है, मतलब कम वॉल्यूम जो है, या यहाँ पे बोलेगा ऑस्मो रिसेप्टर जो है ये सेंड कर रहा है मैसेज किसको, हाइपोथैलेमस को। और क्या बता रहा है इस मैसेज में, क्या दे रहा है वो, इस मैसेज में ये दे रहा है कि जो ब्लड का कम वॉल्यूम जो है वो किडनी में आ रहा है, कम वॉल्यूम आ रहा है किडनी में। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर भी कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली कहाँ पे चेंजेस आएगा, जीएफआर पे चेंजेस आएगा। जीएफआर जो एक मिनट में 125 ml बन रहा था, अब वो कम बन रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये मैसेज तुरंत दिया जाएगा सर हाइपोथैलेमस को।
हाइपोथैलेमस ये मैसेज को रिसीव करने के बाद इसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा हाइपोथैलेमस का? ये हाइपोथैलेमस बोलेगा कि भैया एक काम करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं किसको? न्यूरो हाइपोफाइसिस को, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्या ऑर्डर करते हैं? हाइपोथैलेमस जो याद रखना, ये ऑर्डर करेगा किसको भाई? न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। हम बताए थे एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा? कि तुम एडीएच निकालो। क्या निकालो? एडीएच निकालो। एडीएच हम बताए थे बनता कहाँ है सर? हाइपोथैलेमस में। बनता हाइपोथैलेमस में है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब वो हाइपोथैलेमस के रिस्पांस में क्या निकालेगा? ये निकालेगा तुम्हारा एडीएच। यानी हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? एडीएच निकलवा रहा है किससे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ये जो तुम देख रहे हो ये हार्मोनल कंट्रोल है। अभी आगे एनसीईआरटी में दिखाएंगे, ये जो बात बोल रहे हैं ये सब हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है ना। तो ये क्या करवाया? एडीएच निकलवाया, ठीक है। अभी एडीएच क्या करेगा सर? अभी पढ़े थे हम लोग, एडीएच जो है वो याद रखना ये काम करेगा लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पे या ट्यूबल्स पे, यानी लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पे जाके ये काम करेगा, एक्ट करेगा। लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन का मतलब हो गया डीसीटी एंड सीडी। सीडी और डीसीटी पे जाके ये एक्ट करेगा, और सीडी और तुम्हारे जो डीसीटी है, सीडी का मतलब कलेक्टिंग जो डक्ट है, और डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इससे क्या कहेगा? इससे बोलेगा भैया तुम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करो, यानी डीसीटी और सीडी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। और डीसीटी और सीडी जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा तो क्या होगा सर? यूरिन कैसा होगा? यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा फ्लूइड यहाँ से रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है डीसीटी और सीडी के द्वारा, ये फ्लूइड कहाँ पे आ रहा है सर? ये वाटर कहाँ पे आ रहा है सर? ये वाटर वापस से उस ब्लड में जाएगा, जिस ब्लड का क्या हो गया है? वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जीएफआर कम हो गया है। वो फिर से क्या होगा? ये जब ब्लड का जो फ्लूइड है जब ये वापस ब्लड में जा रहा है, जीएफआर, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज होकर के नॉर्मल हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये काम है इस तरह से किडनी का ऑस्मो रिसेप्टर्स का, कैसे ये काम किया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा और हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का यहाँ पे? अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में इसी पॉइंट को लिखा है, देखो एनसीईआरटी कैसे लिखा है इस चीज को। एडीएच फैसिलिटेट्स द वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, देयर बाय प्रिवेंशन ऑफ या प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। अब क्या है मतलब? इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो एडीएच है ये फैसिलिटी दे रहा है। एडीएच क्या कर रहा है? ये फैसिलिटेशंस करवा किस चीज़ का? ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन वाले जो फैसिलिटेशंस है कहाँ से? लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, यानी डीसीटी और सीडी पे जो कहीं ना कहीं ये एक्ट करके उसके रिसेप्टर्स पे एक्ट करके वहाँ से वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं देखो लिखा हुआ है प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। अब सुनो, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है ज़्यादा वॉल्यूम में जो यूरिन है अगर वो ज़्यादा बन रहा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन बन रहा है, समझ में आ रहा है? अगर यूरिन ज़्यादा बन रहा है, लार्ज प्रोडक्शन से यूरिन का, तो उसके लिए हम लोग बोल देते हैं डायूरेसिस टर्म। देखो यूरिन अगर ज़्यादा बनेगा, ठीक है, यूरिन ज़्यादा कब बनता है? जब ज़्यादा पानी पीते हैं हम, है ना। ज़्यादा पानी नहीं पीते यूरिन थोड़ी बनेगा, समझ में आ रहा है? तो यूरिन जितना ज़्यादा बन रहा है, यूरिन का फ्लो जितना ज़्यादा है बॉडी से बाहर की तरफ, इसका मतलब वो यूरिन कितना है? वो यूरिन जितना ज़्यादा है इसका मतलब वो यूरिन कैसा है? डाइल्यूट यूरिन है। वो यूरिन कितना है? डाइल्यूट यूरिन है, समझ में आ रहा है? लेकिन तुम कम पानी पियोगे तो क्या हो जाएगा? तो यूरिन कैसा है? देखना पीला पीला है, डार्क येलो कलर का यूरिन है, वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एडीएच क्या कर रहा है? एडीएच देखो क्या कर रहा है, ये यूरिन को डायलेट होने से रोक रहा है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ज़्यादा यूरिन बनना। तो यहाँ पे ज़्यादा यूरिन बनने से रोका जा रहा है, कैसे? वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा करके, क्योंकि एडीएच का काम ही यही है। जब बॉडी में पानी की कमी होता है तो एडीएच निकलता है, क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेट में से पानी को खींच ले, बॉडी को दे दे, और यूरिन कैसा हो जाएगा? यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। यानी यूरिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यूरिन का जो डायरेसिस है वो कम हो रहा है। जो प्रोडक्शन से यूरिन फ्रीक्वेंसी का, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ जो यूरिन बन रहा है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ रहा है, वो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है एडीएच के द्वारा। फिल्ट्रेट में से खींच के निकाला जा रहा है पानी को। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? डायूरेसिस को प्रिवेंट किया जा रहा है। कौन कर रहा है ऐसा काम सर? एडीएच कर रहा है। आ रहा है में? तो डायूरेसिस का मतलब समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एडीएच को क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब अपोजिट, उल्टा। डायूरेसिस मतलब ज्यादा बनना, डायलेट यूरिन बनना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डायलेट यूरिन नहीं बनना, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनना। कौन कर रहा है? एडीएच कर रहा है। इसलिए बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
ठीक है। तो डायूरेसिस का मतलब हो गया मोर यूरिन प्रोडक्शंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा यूरिन बन रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, डायूरेसिस में। एंड हियर एडीएच प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस एंड यानी लेस यूरिन फॉर्म्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ पास आउट, कम यूरिन बनेगा और कम यूरिन जो है वो पास होगा बॉडी से, समझ में आ रहा है। सो एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं सर, अब ये सीधा सा बात अभी जो हम बताया तुमको, जब ये पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये वाटर कहाँ पे आएगा, ये आएगा ब्लड में। तो ब्लड में आने के बाद जो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर कम हो गया था, वो फिर से इंक्रीज होकर के नॉर्मल पे आ जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन नॉर्मल क्या होकर के जो ब्लड वॉल्यूम है, जीएफआर है, वो इंक्रीज होकर के देखो नॉर्मल पे आ गया, जो पहले कम हो गया था, है ना, कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से। और क्या काम है, देखो एडीएच और एक काम कर रहा है सर, इस तरह से देखो एडीएच क्या किया, एडीएच पहला वाटर ब्लड वॉल्यूम जो कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया, तो इसको वापस से नॉर्मल करने के लिए एडीएच क्या किया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया डीसीटी और सीडी से। दूसरा क्या तरीका है इसके पास में, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं, अब यहाँ वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, अब यहाँ पे दूसरा जो तरीका है, मैकेनिज्म्स इसके पास में, ताकि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और जीएफआर को फिर से बढ़ा के नॉर्मल पे लाया जाए, उसके लिए ये क्या करेगा, अब ये करेगा क्या, ये है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है, याद रखना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल को ऐसे प्रेस करवाएगा। ये जब ये ब्लड वेसल को प्रेस करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब कि उसको दबाना, है ना। तो जब ब्लड वेसल दबेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा। ब्लड वेसल जब डायलेट होगा तो प्रेशर घट जाएगा, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, दे कॉन्स्ट्रिक्ट एंड प्रेस द ब्लड वेसल और इंक्रीज कर दे क्या, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा सर, अल्टीमेटली जीएफआर जो है वो अब पर मिनट जो कम हो गया था वो फिर से इंक्रीज होकर के नॉर्मल पे आ जाएगा 125 ml पर मिनट, है ना। बिकॉज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द किडनी इंक्रीज, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो किडनी की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो बढ़ गया, पहले कम हो गया था ना क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया था, अब लेकिन क्या हो गया, बढ़ के फिर से नॉर्मल पे आ गया, ठीक है। तो एडीएस देखो लिखा हुआ वर्क्स इन टू वे, एडीएस दो तरीके से क्या कर रहा है, इस लो ब्लड प्रेशर को, लो ब्लड वॉल्यूम को और लो जीएफआर को इंक्रीज करके फिर से उसको नॉर्मल पे ला रहा है ना। इसके पास दो तरीका है, या पहला रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा, दूसरा ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स को प्रेस करवा रहा है, ठीक है। चलो अब क्या है हम लोग का दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है सर, दूसरा एक कंडीशन है मेरे पास सर कि मान लीजिए पहला कंडीशन में बात की कि बॉडी में पानी का कमी है, अब क्या है, मान लो कि हम एक्सेस वाटर का इंटेक कर लिए, ज़्यादा पानी पी लिए, तो जाहिर सा बात है जब बॉडी में ज़्यादा पानी का इंटेक हुआ है तो जाहिर सा बात है कि बॉडी में पानी का तो कमी है नहीं सर, ज़्यादा पानी है। अब तुम ही सोचो बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा पानी है तो एडीएच का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है क्या, नहीं सर। एडीएच क्यों निकलेगा, अगर थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो निकलेगा थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, जो थोड़ा बहुत यूरिन में गया है, यूरिन में वाटर गया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेस वाटर का अगर इंटेक है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, ज़्यादा पानी पी ले सर, ये भी चेंज हो रहा है सर, ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, जीएफआर इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी ये सब बढ़ा हुआ है, और ज़्यादा पानी खींच लेगा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भी एक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एबनॉर्मल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको कंडीशंस पे लाना पड़ेगा, इसको नॉर्मल पे लाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारे बॉडी में वो यूरिन में निकल जाए, यूरिन में लूज हो जाए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा पानी है, पानी निकालोगे तब तो फिर इसको नॉर्मल पे ला पाओगे, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे एम क्या है मेरा, यहाँ पे एम है पास डाइल्यूट यूरिन, टू पास डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। कैसे होगा सर, यहाँ पे देखो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो गया सर, स्विच ऑफ हो गया। अभी बताया था तुम लोग को ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है, स्विच ऑन तब होता है जब ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर कम होता है तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी क्या है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, तो क्यों ऑन होना है, ऑन होगा तो फिर और गड़बड़ी हो जाएगा, इसको ऑफ होना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस देखो लिखा हुआ, हाइपोथैलेमस ऑर्डर या इनहिबिट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब तुम सोचो ये एक्टिवेट होता था, ये ऑन होता था, तब तो फिर ये मैसेज देता था हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से क्या बोलता था कि तुम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलवाओ, एडीएच निकलवाओ। अब इसके पास तो मैसेज आ नहीं रहा है, तो अब हाइपोथैलेमस देखा भाई कोई तो मैसेज आ नहीं रहा मेरे पास में, इसका मतलब ये क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को निगेटिव फीडबैक देगा, और निगेटिव फीडबैक दे करके उससे कहेगा कि अब तुमको क्या नहीं निकालना है, एडीएच निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एडीएच का यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, एडीएच निकालने से और गड़बड़ी हो जाएगा,
और ज़्यादा पानी हो जाएगा और प्रेशर और बढ़ने लग जाएगा, इसलिए तुमको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एडीएच का रिलीज क्या होगा यहाँ पे, रोक दिया जाएगा, ठीक है, एडीएच नहीं निकलेगा। और फाइनली जब एडीएच ही नहीं निकलेगा तो सीधा सा बात है, एडीएच जो है वो क्या है, वो डीसीटी और सीडी पे एक्ट करता था, वो एक्ट भी नहीं करेगा। अगर यहाँ पे एक्ट नहीं होगा तो जाहिर सा बात है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी वो वाटर कहाँ चला जाएगा, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना था एडीएच के थ्रू, अब वो वाटर कहाँ चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। अब वो यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। बस यही तो लिखा हुआ है। तो एक्सेस वाटर का इंटेक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखो CD एंड नॉट रीअब्सॉर्ब वाटर, जब वाटर यूरिन में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वाटर का जो इंटेक था बढ़ा हुआ था ना, वो चीज़ क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पानी जो है वो निकल रहा है यूरिन के फॉर्म में और उसको मेंटेन किया जा रहा है। अब ये चीज़ कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा, BP कम होने लगेगा, क्योंकि बॉडी का जो पानी वो कहाँ जा रहा है, यूरिन में जा रहा है, क्योंकि एडीएच जो है वो अब काम नहीं कर रहा है, एडीएच एक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखना है, इसको मैं अलग से लिख दिया है, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तभी ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो स्विच ऑन होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये कभी भी ऑन नहीं होगा, ये हमेशा स्विच ऑफ रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है एफरेंट आर्ट्रियोल। देखो ये तो बताया है कि किस तरह से ये काम हो रहा है, ठीक है, वाटर को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, वाटर को कैसे, है ना, किडनी कैसे काम कर रही है, सब कुछ तुम देख रहे हो। जब बॉडी में पानी ज़्यादा है तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो वहाँ पे एडीएच निकल नहीं रहा है, एडीएच को स्टॉप कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो सिग्नल है हार्मोनल सिग्नल उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है ना, और सारा पानी को बॉडी से निकाला जा रहा है, ठीक है, तभी उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो हम बताया था तुम लोग को डीसीटी से क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी से बताया था ना कि डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जरूरत के अकॉर्डिंग, बॉडी का जरूरत कैसा है, अगर बॉडी को पानी का जरूरत है तो फिर एडीएच निकालो, अगर बॉडी को पानी का जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बॉडी में पानी ज़्यादा है तो एडीएच मत निकालो। तो कंडीशंस के हिसाब से आप समझ में आ रहा है चैप्टर, तो जैसे जैसे पढ़ोगे आगे तो समझ में आएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कैसा है बॉडी के अंदर में पानी का बैलेंस कैसा है, ज़्यादा है कम, उस हिसाब से ये रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये सब याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, या तुम लोगों को पता है कि ये ब्लड लेकर के जो है वो कहाँ आ रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। एफरेंट आर्ट्रियोल ही आगे चल के ब्रेक होकर बनाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसमें ब्लड को लेकर के आ रहा है। अब सर एफरेंट आर्ट्रियोल तो सर एक आर्टरी है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि आर्टरी में क्या है सर, आर्टरी में वॉल में 3 लेयर्स है, आर्टरी के वॉल में 3 लेयर्स है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है और ट्यूनिका इंटीमा है, ठीक है, इंटरना है। अब क्या होगा सर, अब ये जो तुम्हारा ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, ये मीडिया जो है मिडिल वाला जो लेयर है ना, आर्टरी एफरेंट आर्ट्रियोल का बात हो रहा है, उसका जो मिडिल वाला लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये मसल्स का लेयर है, मस्कुलर लेयर्स है, और यहाँ पे जो मसल्स है वो है हम लोग का स्मूथ मसल्स। इन्हीं स्मूथ मसल्स में याद रखना कुछ स्पेशल तरह के सेल्स है, इन्हीं स्मूथ मसल्स में कुछ स्पेशल तरह के सेल्स है जिसको हम बोलते हैं जेजी सेल, ठीक है। जेजी का मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, जेजी सेल है, याद रखना ये कहाँ पे हम लोग का, ये तुम्हारा जो है वो जो हम लोग का एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल का बात हो रहा है, उसका जो ट्यूनिका मीडिया है उसमें जो मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर में ही कुछ सेल्स है स्पेशल तरह का जो कि कहलाता है हम लोग का जेजी सेल्स। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि चूंकि ये जो कहीं ना कहीं तुम नेफ्रॉन के अंदर का बात हो रहा है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि किडनी का अगर बात करेंगे तो किडनी के अंदर में याद रखना जो जेजी सेल है, जो जेजी सेल है वो किसका सेल है, वो किडनी का सेल है। तो किडनी का जो जेजी सेल है वो निकालता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है रेनिन। अब सुनो ये रेनिन क्यों निकलता है या क्या क्या इसका रीजन है। देखो होता क्या है, जब ये स्मूथ मसल्स में कुछ स्पेशल स्मूथ मसल सेल्स में ही क्या है स्पेशल सेल है जिसका नाम है जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये प्रोड्यूस कर रहा है एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन हार्मोन। अब देखो रेनिन हार्मोन जो है वो ब्लड में आता कब है, ठीक है, ये चीज़ समझना है। देखो सबसे पहला बात रेनिन हार्मोन निकल रहा है वो भी समझ में आ रहा है। नोट याद रखना एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ देखो, रेनिन में एक है, एक एन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेनिन लिखे हैं, यहाँ पे 2 रेनिन, डबल एन है यहाँ पे। ये रेनिन और ये रेनिन में फ़र्क है। ये जो रेनिन हम बता रहे हैं ये हार्मोन है, ठीक है। ये जो डबल एन है ना, ये याद रखना ये हार्मोन नहीं है, ये एंजाइम है जो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, जो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, जो प्रोटीन को, जो मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है, उसको तोड़ता है। समझ में आ रहा है। तो ये रेनिन और ये रेनिन में फर्क याद रखना, ये एक सिंगल एन है यहाँ पे डबल एन है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है सर, अब ये तो बात हुआ रेनिन का, बात हुआ जेजी सेल, किडनी का जो जेजी सेल वो निकाल रहा है क्या, रेनिन निकाल रहा है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, अब एक है हम लोग का डीसीटी। डीसीटी में एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो इपिथेलियम इसका नाम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
ये जो डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इन्हीं एपिथेलियम में कुछ सेल है, इन्हीं एपिथेलियम में कुछ सेल्स है, इसका नाम है मैकुला डेंसा। ये जो मैकुला डेंसा जो इस एपिथेलियम में है, डीसीटी मतलब जो डीसीटी है हम लोग का कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें जो एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम में कुछ सेल्स है जिसका नाम है क्या, मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा ये क्या कर रहा है, ये भी कुछ मतलब रेनिन बना करके स्टोर कर सकता है, ये भी कुछ रेनिन बनाता है और स्टोर करता है, इसलिए हम दोनों का बात एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो मैकुला डेंसा जो है याद रखना ये डीसीटी का सेल है। मैकुला डेंसा जो सेल है वो किसका सेल है, डीसीटी का सेल है, ध्यान रखना, ठीक है। और वहाँ पे जो जेजी सेल बताए थे वो किडनी का सेल है, ठीक है ना। अब सुनो क्या होता है, अब ये जो जेजी सेल है याद रखना जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है, और जो मैकुला डेंसा है इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस, ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस, ठीक है, उल्टा बोल दिया, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होगा, सॉरी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं, दोनों को मिला करके बोलते हैं, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस इन दोनों को मिला के बोले, अब समझ में आ रहा है, जेजी सेल प्लस मैकुला डेंसा जो डीसीटी का एपिथेलियम में जो सेल्स है मैकुला डेंसा, दोनों को मिला के बोले जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब देखो सुनो, अब क्या होगा, अब ये काम कैसे कर रहा है वो चीज़ समझना है हमको। देखो क्या होता है, पहले यहाँ पे देखो ये दिखाया गया यहाँ पे लीवर, ये यहाँ पे दिखाया गया लीवर। लीवर जो है याद रखना ये सिक्रेट करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन कंपाउंड, ब्लड में ये बना करके ब्लड में रिलीज करता है। तो ये जो लीवर है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन कंपाउंड बनाता है, ठीक है, ब्लड में, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, कंफ्यूज मत, एकदम सिंपल है, एकदम आराम से समझो। लीवर एक कंपाउंड बना रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन कंपाउंड है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। लीवर बनाया, बना के ब्लड में डाल दिया, ठीक है, आया समझ में। तो एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ पे है, ब्लड में है, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या है सर, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही अब सुनो, जैसे क्या हुआ सर, जीएफआर क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, यहीं से रिलेशन शुरू हो जाएगा इसका काम। क्या है, देखो जीएफआर जैसे कम होगा, अब देखो लिख दिया जैसे जीएफआर कम होगा, जेजी सेल क्या निकालेगा सर, रेनिन निकालेगा, रेनिन। तो रेनिन कब निकल रहा है सर, रेनिन तब निकल रहा है जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो उस टाइम पे याद रखना ये रेनिन निकल रहा है जेजी सेल से, ठीक है। अब ये सर जेजी सेल जो है याद रखना ये निकाला है, रेनिन एक हार्मोन है, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है, दिस हार्मोन जो आ रहा है ये भी सर ब्लड में ही आ रहा है सर। क्यों आ रहा है ब्लड में, क्योंकि सर ये जो सर एंजियोटेंसिनोजेन है ये तो सर इनएक्टिव है, ये तो अभी एक्टिव फॉर्म इसको लाना पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पे आता है कौन, हम लोग का रेनिन आता है। रेनिन क्या करने आ रहा है, रेनिन आता है कि भैया तुम भी ब्लड में हो, हम भी ब्लड में है, हम भी ब्लड में, तुम भी ब्लड में, काम करते हैं, तुम जो इनएक्टिव फॉर्म में हो ना तुमको भी एक्टिव करते हैं हम। तो ये क्या करेगा, याद रखना ये जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो फर्दर आगे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। आर बात में, तो यहाँ पे देखो साफ साफ क्लियर कर दिया है, एंजियोटेंसिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म जो कि लीवर के द्वारा बनाया गया है, ये इनएक्टिव है, इससे कन्वर्ट किया रेनिन ने, किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। अब एक चीज ध्यान रखना है, एंजियोटेंसिन 1 जो कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 में, यहाँ पे रेनिन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स में बन करके ब्लड में आता है। याद रखना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको शॉर्ट बोलते हैं ACE, ACE, ठीक है ना। ये एंजाइम कहाँ बनता है सर, लंग्स में बन करके ब्लड में आता है। आठ बात में, तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्जन हो गया, एंजियोटेंसिन 2 हो गया। इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है, एंजियोटेंसिन 2 तभी बनेगा जब रेनिन होगा, जब रेनिन होगा। अगर रेनिन नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो बन के ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन तो बना हुआ है, लेकिन सर जब तक ये नहीं बनेगा, कन्वर्ट होगा, तब तक ये एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए ये याद रखना, ये चीज़ जो है वो रुका रहेगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो रुका रहेगा, स्टेप में रुका रहेगा, ये वेट करता रहेगा जब तक वो एंजियोटेंसिन 1 नहीं मिल जाता तब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब ये जो एंजियोटेंसिन है 2, ये देखो 3 तरीके से काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 है जो है वो 3 तरीके से काम करता है। पहला काम, इसको सुनो अच्छे से, पहला काम है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का। अभी हम लोग पढ़े थे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर काम क्या है सर, एडीएच क्या कर रहा था, वेसल्स को प्रेस कर रहा था, तो ये भी क्या करेगा सर, वेसल्स को प्रेस करेगा। जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जीएफआर भी बढ़ के फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आठ बात समझ में, ये सब कुछ काम इसका है, ये सब काम इसका है। अब एक चीज याद रखना है, ये काम तुम्हारे एडीएच भी कर रहा है और यही काम तुम्हारा एंजियोटेंसिन 2 भी कर रहा है।
समझ में आ रहा है? एंजियोटेंसिन 2 भी काम कर रहा है वैसोकंस्ट्रिक्टर वाला, और तुम्हारा एडीएच भी कर रहा है, ठीक है। एडीएच और क्या कर रहा है? एडीएच वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी करवाता है, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहा है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर रहा। हम आगे बताएंगे और क्या कर रहा है, ठीक है। पहले ये समझो। अब क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 2 दूसरा काम क्या करेगा? पहला काम किया ये वैसोकंस्ट्रिक्टर वाला, ठीक है, और ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम जीएफआर को बढ़ा दिया। दूसरा ये क्या कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस में जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस में जाएगा, और हाइपोथैलेमस के थ्रस्ट सेंटर को जाके एक्टिवेट कर देगा। थ्रस्ट सेंटर मतलब सर प्यास लगने वाला सेंटर। हम लोग को जो प्यास लगता है ना, उसके लिए भी क्या हाइपोथैलेमस में सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर, ठीक है। जब ये थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमको प्यास लगेगा, पानी का पीने का एहसास होगा, फीलिंग होगा, ऐसा लगेगा कि हमको पानी पीना चाहिए, प्यास ज़्यादा लगेगा, हमको लगेगा एकदम पानी पीना चाहिए। तो सर ये क्या करवा रहा है? सर ये हाइपोथैलेमस के थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करके प्यास लगवा रहा है, और हमको क्या लगवा देगा? जब प्यास लगेगा तो हम क्या होगा? पानी पिएंगे। जब बॉडी में पानी का इंटेक होगा तो ऑलरेडी वो चीज़ कम होकर के क्या होगा? कम था ना, वो चीज़ बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर फिर से बढ़ करके नॉर्मल पे आ जाएगा। देखो किस तरह से बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स है, जो ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जा रहा है, जीएफआर कम हो रहा है, कैसे इसको इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा एंजियोटेंसिन 2 काम क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर पढ़े हम लोग, ठीक है, थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर रहा है हाइपोथैलेमस का। तीसरा काम ये क्या कर रहा है? देखो अब ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड सर्कुलेशंस के थ्रू जाता है एड्रिनल ग्लैंड में। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू घूम फिर करके ये जाता है एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में ये जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड के जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके ये क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। अब एड्रिनल ग्लैंड का जब एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा? वो एक निकालेगा क्या? हार्मोन, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन निकलेगा। तो जैसे ही एल्डोस्टेरोन निकलेगा, एल्डोस्टेरोन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 2 है, याद रखना ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलवा रहा है? एल्डोस्टेरोन निकलवा रहा है। कब निकलवा रहा है? कब ऐसा हो रहा है? जब क्या होगा? जब ब्लड में कौन आएगा? रेनिन आएगा। जब ब्लड में रेनिन आएगा तब क्या होगा? ये निकलवा। क्योंकि तुम ही सोचो ना भाई, अगर ब्लड में रेनिन ही नहीं रहेगा तो एंजियोटेंसिन, ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये बन पाएगा क्या? समझ में आ रहा है? ये निकल पाएगा? ये इसको काम कौन करवा रहा है? एंजियोटेंसिन 2 करवा रहा है। एंजियोटेंसिन 2 कैसे होता था? रेनिन जो था वो क्या कर रहा था? वो उसको एंजियोटेंसिन जेन को 1 में, 1 फिर 2 में, समझ में आ रहा है? तो रेनिन रहेगा तभी तो 2 बनेगा, और 2 रहेगा तभी तो क्या होगा? ये जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, और फिर वहां से क्या निकलवाएगा? वहां से एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 जो है, याद रखना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो एल्डोस्टेरोन निकलवा रहा है, ये कब निकलवा रहा है? जब ब्लड में रेनिन होगा तब, ठीक है। ब्लड में रेनिन कब आता है? ब्लड में रेनिन तब आएगा जब ब्लड का प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर जो है वो, याद रखना, वो कम हो जाएगा नॉर्मल से, तब जाकर ये रेनिन आता है ब्लड में, तब जाकर के रेनिन आएगा, और फिर क्रियाक्रम शुरू हो जाएगा, 1 में और 2 में कन्वर्ट होना, और 2 तुरंत जाएगा कॉर्टेक्स के पास, बोलेगा, स्टिमुलेट करके बोलेगा तुम निकालो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आएगा और एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा? ये सब कुछ को फिर से नॉर्मल करवाएगा। अब देखो एल्डोस्टेरोन कैसे निकले, काम क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा? देखो, रीएब्सॉर्ब द सोडियम आयंस एंड वाटर, कहाँ से? फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स एंड लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, या बोल सकते हो लास्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल। अब वही काम सर, एल्डोस्टेरोन जो है ये क्या करवा रहा है? ये सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। कहाँ से? लास्ट पार्ट, यानी डीसीटी और सीडी से। अब तुम सोचो, सोडियम आयंस का जब रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो जहाँ से सोडियम आयन निकलेगा वहाँ पे क्या हो गया? आयंस कम हो गया, सॉलिड कम हो गया, तो वहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में वाटर ज़्यादा हो गया, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो, तो वाटर क्या होगा? ऑटोमेटिकली सोडियम आयंस के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ क्या होगा? वाटर भी चल पड़ता है, और वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता चलेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा? तो हम क्या बोल सकते हैं? एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्ब द सोडियम आयंस, वाटर, कहाँ से सर? डिस्टल पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द पीस है, तुम्हारा जो नेफ्रॉन है या टिब्यूल्स है। और एडीएच सर ये भी रीएब्जॉर्ब करवाता है वाटर को, लेकिन ध्यान रखना, एडीएच सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवाता है, एडीएच ओनली रीएब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। लेकिन ये जो है, याद रखना, सोडियम आयंस के साथ साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ से बोल दिया सर, सोडियम आयन एंड वाटर जो है, जब वो ब्लड में आएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ जो है सर बढ़ करके फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा। तो देख रहे हो किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है तुम लोग को। नोट पॉइंट ये है यहाँ पे कि सीडी एंड डीसीटी जो है, याद रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है।
मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हमको क्या करना है, अगर हमको डाइल्यूट यूरिन बनाना है, क्या बनाना है, डाइल्यूट यूरिन बनाना है, तो क्या होगा, जल्दी से डाइल्यूट यूरिन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अक्षा, जब डाइल्यूट यूरिन बनना हो तो क्या होगा? एडीएच एडीएच कम बनेगा। जब डाइल्यूट यूरिन बनना होगा तो एडीएच कम बनेगा। जब एडीएच कम बनेगा तो क्या होगा? एडीएच कम निकलेगा। एडीएच कम निकलेगा तो कम एडीएच क्या होगा? डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबल्स पे एक्ट होगा, मतलब वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो वाटर जिसको रीअब्जॉर्ब होना था अब वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा वाटर निकल के जा रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे कैसा हो गया, डाइल्यूट यूरिन हो गया। ध्यान रखने सब कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो क्या होगा उस केस में, बोलो? एडीएच ज्यादा बनेगा। जब एडीएच ज्यादा बनेगा तो एडीएच ज्यादा निकलेगा और एडीएच ज्यादा एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? एडीएच भी एक्ट करेगा और प्लस तुम्हारा एल्डोस्टेरोन भी तो निकलेगा। समझ में आ रहा है? एल्डोस्टेरोन भी निकलेगा, ये भी जाके डिस्टल पार्ट ऑफ जो ट्यूबल्स वहां पे जाके एक्ट करेगा और वहां से सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। सोडियम आयंस का जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उसके पीछे पीछे में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा। समझ में आ रहा? प्लस एडीएच भी काम कर रहा है, एडीएच भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यूरिन कैसा बनेगा सर? यूरिन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा और हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करेंगे। इसका मतलब जब क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनना होगा तो याद रखना ज्यादा एडीएच क्या होगा, ज्यादा एडीएच क्या होगा बनेगा, ज्यादा एडीएच निकलेगा और ज्यादा एडीएच एक्ट करके वहां से वाटर का रिएक्शन करवा के यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अब यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे ये हुआ है कि इफ GFR, BP एंड ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे दो चीज क्या होगा, एक्टिवेट होगा, दो चीज स्टिमुलेट होगा। पहला चीज हम लोग का जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA, ठीक है, ये स्टिमुलेट हुआ और ये तुरंत क्या निकाल दिया, ये रेनिन निकलवा करके अल्टीमेटली इस सब चीज को बढ़ा दिया जो कम हो गया था। और दूसरा ये हाइपोथैलेमस को भी ऑर्डर देगा ना, कम हो रहा है ना, हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा, एडीएच रिलीज करवाएगा। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो देखो इस तरह से क्या किया जा रहा है, जब ये चीज़ कम होता है तो किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल जो है वो शुरू हो जाता है। हार्मोन अपना काम करना कैसे शुरू हो रहा है, जैसे ये JGA स्टिमुलेट हो गया, उधर में हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया और काम करना शुरू हो गया। ये हार्मोनल कंट्रोल था किडनी के लिए। कैसे किडनी का जो रेगुलेशंस है, जो फंक्शंस है वो रेगुलेट हो रहा है इन हार्मोन के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर, क्या हुआ, ANF वो बताएंगे, एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर ना, अभी पढ़ाएंगे वो है अभी। ठीक है, अब सुनो, अब क्या है यहाँ पे एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो है इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ADH हार्मोन। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इंसिपिडस क्या हो रहा है, इंसिपिडस में ADH हार्मोन का क्या है, डेफिशिएंसी है, तो इसकी कमी की वजह से याद रखना क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो सीधा सा बात है, ऐसा पेशेंट में अगर मान लो ADH क्या है, कम है, ADH कम है, कम एक्ट कर रहा है, कम एक्ट करेगा तो क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। बॉडी में क्या होगा, याद रखना, बॉडी में पानी का कमी होने लगेगा, उसको सारा का सारा वाटर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कहीं ना कहीं यूरिन में क्या होगा, लूज होगा। इसका मतलब याद रखना, ऐसा पेशेंट जो होगा उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस यूरिन बनेगा, इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, यूरिनेट करने के लिए बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे लेस एडीएच बन रहा है, लेस एडीएच एक्ट हो रहा है CD और DCT पे, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी सर कम हो गया है, यानी वो वाटर जो रीअब्जॉर्ब होना था वो सब का सब यूरिन में निकल रहा है, यानी यहाँ पे यूरिन के बनने का जो फ्रीक्वेंसी है वो सर बढ़ गया है। ठीक है ना, यहाँ पे डायूरेसिस को क्या किया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं है, एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायूरेसिस हो रहा है ना, इसलिए क्या हुआ, रेनिक देखो काम करता है, देखो कहीं ना कहीं एक हार्मोन जब दूसरा हार्मोन कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, क्योंकि बॉडी में सबका फंक्शन है। ठीक है ना, सीधे से बात है, अगर उसमें पानी का रिएब्जॉर्प्शन हो, देखो रेनिन का भी क्या है, रेनिन निकल रहा है, रेनिन निकलने के बाद वो उसको कन्वर्ट करेगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा। तो एक चीज़ जब कहीं ना कहीं अगर निकल भी रहा है तो वो उसको, अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर उसका तो कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। रेनिन तो चलो बन रहा है, चलो मान लो रेनिन बन रहा है, लेकिन रेनिन बनने के साथ साथ क्या है, वो भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर वो प्रोटीन बन रहा है कि नहीं। हो सकता है कि वो प्रोटीन भी उसके अंदर नहीं बन रहा है, जो एंजियोटेंसिनोजेन हम बात किए थे वो नहीं बन रहा है, वो ठीक ठाक नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, रेनिन बन के भी क्या करेगा, समझ में आ रहा है ना, तो वो भी एक तरह का डिस्टर्बेंस है। तो कहीं ना कहीं याद रखना, इसके केसेस में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन के बनने का वो बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, एंड मोर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड मोर यूरिन बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा यूरिन पास होगा। ठीक है,
एंड पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, डायल्यूट यूरिन पास कर रहा है, ठीक है, पेशेंट जो है हम लोग का डायल्यूट यूरिन पास कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सबको ना? चलो अब क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में अगर बात करेंगे देखो एनसीईआरटी क्या कहता है, इसको भी थोड़ा समझ लो क्या बोल रहा है कि द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय अ हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जीजीए एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। देखो किडनी के फंक्शंस को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से मॉनिटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेगुलेशंस दे रहे हैं, एक हार्मोनल फीडबैक दे रहे हैं। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स मतलब यहाँ पे चल रहा है बॉडी के अंदर में, जो कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए, एफिशिएंटली कराने के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व है। इस चीज़ को करने के लिए हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस यानी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एडीएच वाला जो बात था, है ना, और यहाँ पे क्या था हम लोग का एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन वाला बात है वो यहाँ पे हो रहा है, प्लस हाइपोथैलेमस ये कर रहा है सब, एजेजीए एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट भी कर रहा है। देखो हम लोग जेजीए देख चुके हैं, हाइपोथैलेमस देख चुके हैं, अब हम क्या देखना है, हार्ट के बारे में थोड़ा सा देखना है कैसे हो रहा है ये चीज़। देखो सबसे पहले यह भी हम बताया कि जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। अभी बताया था ना ये चीज़ हुआ था। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, जब बॉडी से क्या हुआ है, ज़्यादा पानी का लॉस हो गया है तो वो क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है किसको, रिसेप्टर्स को, कैन एक्टिवेट द रिसेप्टर्स को। कौन सा रिसेप्टर्स को, ऑस्मो रिसेप्टर्स को। जब ये स्टिमुलेट होगा तो याद रखना ये किसको स्टिमुलेट कर देगा, हाइपोथैलेमस को। ये स्टिमुलेट कर देगा किसको, हाइपोथैलेमस को। और फाइनली हाइपोथैलेमस जो है याद रखना वो न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या निकलवा देगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी यहाँ पे एडीएच निकलवाएगा, यानी एडीएच जिसको हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन, कहाँ से निकलवा रहे हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। एंड एडीएच जो है याद रखना फैसिलिटेट्स द वाटर रीअब्जॉर्प्शंस। कहाँ से, एडीएच क्या करवा रहा है, ये बॉडी को फैसिलिटी दे रहा है कि भैया अब हम क्या करवाएंगे, पानी को रीअब्जॉर्ब करवा के बॉडी में भेजेंगे। कहाँ से, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से, यानी सीडी और डीसीटी से। एंड फाइनली हम डाययूरेसिस को क्या करेंगे, रोकेंगे, ज़्यादा यूरिन को बनने से हम क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। प्लस और क्या दिया हुआ है, एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। ठीक है, जब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा कौन, हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, कम होता था तब तो फिर एक्टिवेट होता था ना, यहाँ पे ज्यादा है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एडीएच क्या कर रहा है, कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट। यानी हमको अभी पढ़े हैं कि एडीएच जो है वो ब्लड वेसल्स पे अपना एक कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी डालता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और इंक्रीज करके नॉर्मल पे आ जाएगा। और इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है याद रखना, कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, यानी ग्लोमेरुलस में जो ब्लड का फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो जीएफआर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है हम लोग का नेक्स्ट कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जेजीए जो है याद रखना, ये प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। जेजीए जो है याद रखना, ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, मतलब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, एक रेगुलेटरी अपना रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। मतलब क्या कर रहा है सर, कैसे कर रहा है ये, देखो, ए फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, मतलब वही बात अभी बताया, अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा, प्रेशर कम होगा एंड जीएफआर कम होगा तो ये तुरंत एक्टिवेट कर देगा क्या, जेजी सेल्स को, क्या रिलीज करने के लिए कि भाई आप रेनिन निकालो। ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा ब्लड में, किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, और ये आगे चेंज हो जाएगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जो है याद रखना, ये एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये इंक्रीज कर देगा क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर्स को, है ना, ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो कम हो गया तो बढ़ा देगा उसको, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीएफआर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये याद रखना, ये ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि तुम एल्डोस्टेरोन निकालो, है ना, एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टेरोन जो ये याद रखना, इसकी वजह से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, सोडियम आयन का और वाटर का, कहां से, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। ठीक है ना, दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, जिसकी वजह से आगे क्या होगा,
फाइनली ब्लड प्रेशर जो है और जीएफआर जो कम हो गया था वो फिर से इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ये जो जेजी एपरेटस है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, इसके द्वारा जो काम करने का अपना एक तरीका है, जो इसके पास में जो एक मैकेनिज्म्स है, इस चीज़ को कम होकर के उसको बढ़ा करके फिर से नॉर्मल पे ला देना, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर, ये सब कुछ, ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स है इस जनरली नोन एज, इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म्स। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे क्या एएनएफ के बारे में बता रहे हैं। एएनएफ का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहला बात है सर कि जो ब्लड प्रेशर है क्या करता है सर, ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो अभी हम पढ़े थे ना, जीएफआर भी फॉल कर जाता है, ठीक है, क्योंकि सब रिलेटेड है। तो जीएफआर, ब्लड प्रेशर फॉल किया, जीएफआर फॉल किया, तो कौन एक्टिवेट हुआ हम लोग का, कौन सा है, जेजी मैकेनिज्म जो है वो काम करना शुरू कर दिया, एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये निकालेगा ब्लड में रेनिन। रेनिन क्या कर देगा, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 एंड ये फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तुमको पता है। और फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब ये 2 आ जाएगा, 2 आने के बाद क्या होगा सर, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर को बढ़ाना शुरू किया जाएगा। जब ये सब तीनों बढ़ेगा तो ये बढ़ते 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 नॉर्मल पे नहीं रुकेगा, ये और बढ़ता ही चला जाएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ये पहले नॉर्मल पे था, ये नीचे चला गया, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर कम हुआ, फिर से क्या हुआ, यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 काम किया, ये ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को, जीएफआर को बढ़ाना शुरू किया, ये नॉर्मल पे आना था और नॉर्मल पे आकर रुकना था क्योंकि नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी नॉर्मल से भी ज़्यादा चला गया। मतलब पहले पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, लेकिन अब पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसका मतलब वहाँ पे याद रखना, ये कौन कर रहा है, ये सब गड़बड़ी कौन कर रहा है, ये गड़बड़ी कर रहा है, ये रेनिन कर रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं इसको क्या करना पड़ेगा, इनको इनिबिट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर इसको, देखो अब सुनो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि वही बोल रहा है, इफ ब्लड प्रेशर सर इंक्रीज हो गया है देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना उसको बढ़ा कर नॉर्मल पे ला रहे थे, अब नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ गया है, समझ में आ रहा है? तो ये ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है नॉर्मल से, तो सर क्या करना पड़ेगा, तो अब ये जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, देखो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर भी कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। यही हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट में भी तो जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लो है ब्लड का, जो बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ ब्लड का फ्लो जो है वो हार्ट में एंटर कर रहा है। हार्ट में भी कहाँ, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। जब ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ये जो ब्लड का ज़्यादा प्रेशर जब हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगा तो वो वॉल को क्या करेगा, स्ट्रेच करवाएगा, वॉल को क्या करवाएगा, स्ट्रेच करवाएगा। तो ये हार्ट जो है याद रखना वो रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, एक इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसका नाम है एएनएफ, ये एक प्रोटीन्स है, इसका नाम है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, ये हार्ट से रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्या होता है सर, अब ये काम कैसे करता है, सुनो अब ध्यान से, ठीक है। एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर काम कैसे करता है, ये जब एएनएफ निकलेगा तो ये एएनएफ जो है वो 2 काम करेगा। पहला काम ये करेगा सर, पहला काम ये करेगा, ये जो है रेनिन गड़बड़ी करके रखा है, रेनिन, इसको पहले रोको, ठीक है, क्योंकि रेनिन जो है वो कुछ ज़्यादा ही निकलते चला जाएगा। अब तुम बोलो सर ये तो ठीक है, रेनिन तो निकलना ही चाहिए ना, ब्लड प्रेशर को बढ़ा के नॉर्मल करना है, सर बढ़ा के नॉर्मल तो करना है, लेकिन इतना ज़्यादा जब काम हो जाता है तो फिर हार्मोन को थोड़ी काम करना है, हार्मोन तो फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बॉडी में, समझ में आ रहा है? लेकिन ये ओवर काम कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, रेनिन निकलते चला जा रहा है, निकलते चला जा रहा है, जहाँ पे नॉर्मल पे आकर रुकना था वहाँ पे और बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रेनिन कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, तो अब क्या कर रहा है, ये जो ज़्यादा रेनिन काम कर रहा है उसको रोका जा रहा है, बल्कि ये नहीं है कि रेनिन निकल रहा है उसको रोक रहे हैं हम, नहीं, ज़्यादा नॉर्मल पे लाने के बाद इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये काम करना शुरू किया हुआ है, काम कंटिन्यू कर रहा है अपना, ये समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ याद रखना है, इनहिबिट, तो ये क्या करेगा, ये जो है एनएफ है, ये इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ रेनिन, ये रेनिन के एक्सेस सिक्रेशंस को क्या करेगा, कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। अब भाई तुम अपना काम करना बंद करो, अब बॉडी को जरूरत ही नहीं है, अब तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, नॉर्मल से भी निकल चुका है, अब समझ में आ रहा, अब तुमको निकलना बंद होना पड़ेगा। इसका मतलब जो एनएफ क्या करेगा, जेजीए मैकेनिज्म को क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा, इसको क्या करेगा, उसको एक निगेटिव फीडबैक दे करके रोक करके कहीं ना कहीं जेजीए के द्वारा, जेजीए मैकेनिज्म के द्वारा जो रेनिन निकाला जा रहा है उसको कहीं ना कहीं अब इनिबिट किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो जेजीए मैकेनिज्म से जो तुम्हारा निकल रहा रेनिन उसको क्या किया जा रहा है, इनिबिट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ रेनिन, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू द जेजीए, समझ में आया? अब क्या होगा सर, जब रेनिन बंद हो गया, अब रेनिन नहीं बन रहा है तो रेनिन नहीं है, जब रेनिन नहीं होगा तो क्या होगा सर, एंजियोटेंसिन 1 भी नहीं होगा, क्योंकि रेनिन ही तो क्या करता था, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता था, ये भी नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो सर क्या होगा, 2 भी नहीं होगा, अगर 2 नहीं होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन में नहीं होगा। 2 नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन क्यों नहीं होगा, जल्दी से फटाक से बोलो।
एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, ये जाता था एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में, वहाँ को कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवा के वहाँ से क्या निकलवाता था, एल्डोस्टेरोन निकलवाता था। इसका मतलब अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन भी नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा। अब अगर एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या था सर, एल्डोस्टेरोन का काम था ये लेटर पार्ट ऑफ द क्या ट्यूब्यूल से, वहां से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का नहीं बल्कि सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करना। तो अब क्या होगा, अगर ये एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम आयंस का जो रीएब्जॉर्प्शन करवाता था ये कौन हम लोग का, ये हम लोग का जो एल्डोस्टेरोन है, अब वो नहीं होगा। इसका मतलब डीसीटी और जो है तुम्हारा कौन हम लोग का जो कलेक्टिंग डक्ट है, याद रखना वो क्या करेगा, तो लिखा हुआ है नॉट रीएब्जॉर्ब। ठीक है, अब रीएब्जॉर्ब नहीं होगा सोडियम तो सोचो क्या होगा, सोडियम का अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सीडी और डीसीटी सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो क्या होगा, पानी का भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा एल्डोस्टेरोन के कारण। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वो सोडियम आयंस जो है वो कहाँ चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। वो सोडियम आयंस कहाँ पे जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। समझ में आ रहा। और सोडियम आयंस जब यूरिन में जाएगा तो उसके पीछे उसके साथ साथ में कौन चला जाएगा, पानी भी जाएगा। समझ में आ रहा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर सोडियम आयन यूरिन में जाएगा, अगर सोडियम आयन यूरिन में निकलेगा, यूरिन में जाएगा और पानी भी जाएगा साथ में, तो याद रखना उस चीज़ को बोलते हैं क्या, नेट्रीयूरेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेट्रीयूरेसिस का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे यूरिन में क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है, यूरिन में सोडियम आ रहा है। तो दिन सोडियम जो है अगर वो यूरिन में जाएगा तो इफ सोडियम आयंस अगर यूरिन में जाएगा तो उसको बोल देंगे, साथ में पानी भी जाएगा तो हम बोल देंगे क्या सर, सोडियम आयन जो वो यूरिन में पास होगा तो इस कंडीशन को बोल देते हैं नेट्रीयूरेसिस, याद रखना। ठीक है, यानी ANF जो है वो क्या करवा रहा है, वो नेट्रीयूरेसिस करवाता है। कैसे, एल्डोस्टेरोन को फाइनली रोक करके। अगर एल्डोस्टेरोन रहेगा सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का भी होगा, वो यूरिन में नहीं जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो सब का सब कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा, सोडियम आयंस भी जाएगा, साथ में पानी भी जाएगा। जब यूरिन में सोडियम आयंस जाएगा, वाटर जाएगा, तो उस चीज़ को बोल देते हैं क्या, उस कंडीशन को नेट्रीयूरेसिस। समझ में आया, ये चीज़ ANF है। अब क्या होगा सर, अब सीधा सा बात है, दूसरा काम ये कि ANF क्या कर रहा है, ANF जो है ऑल्सो कॉज अ वैसोडाइलेशंस। ANF जो है ये क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशंस कर रहा है। वैसोडाइलेशंस का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को हल्का सा फैला देना, डायलेट कर देना। समझ में आ रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि सर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, देखो ना अभी तो बढ़ा हुआ था ना, BP तो बढ़ गया है। समझ में आ रहा, तो इसको तो कम करना है ना। जब हम कॉन्स्ट्रिक्ट करते थे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, जब डायलेट करेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आया, तो देखो साफ साफ लिखा है ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशंस, डायलेशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स होगा, देयर बाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कम होके नॉर्मल पे आ गया। एंड फाइनली देखो लिख दिया है ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज ए चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। NCERT का डायरेक्ट लाइन है। इसका मतलब ये है कि ANF मैकेनिज्म जो है ना, वो लगातार क्या कर रहा है, जो तुम्हारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उस पर अपना नजर डाल के रखे हुआ है, उसको चेक करता रहेगा बार बार, कहीं ये ज़्यादा काम तो नहीं ना कर रहा है, कहीं ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के बजाय और बढ़ा तो नहीं दे रहा है, उसको चेक करता रहेगा बार बार, उसको इसका चेकिंग लगा रहेगा। तो याद रखना ये अपना नज़र बना के रखता है उस पर। ANF मैकेनिज्म इसलिए होता है। अगर ये ANF मैकेनिज्म नहीं होगा तो याद रखना ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। याद रखना उसका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ANF। समझ में आ रहा है, तो ANF क्या कर रहा है, सप्रेस द JGA वेन, कब, जब ब्लड हाई होगा, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा, किसके कारण, JGA के कारण। JGA के कारण अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तब जाकर के ये ANF क्या करेगा, उसको सप्रेस करने काम करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। सबको पता है सर, यूरिन बनना और बन के जो बॉडी से बाहर की तरफ आ रहा है ना, रिलीज जो है बॉडी से जो निकल रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, मिक्चुरेशन बोल देंगे। और बताए थे ये मिक्चुरेशन जो है, याद रखना एक न्यूरल मैकेनिज्म्स है, न्यूरल मैकेनिज्म, जिसके कारण क्या होता है, ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है। ये बताए थे, नर्वस रिफ्लेक्स, न्यूरल रिफ्लेक्स। ठीक है, एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है एन एवरेज कितना, 1 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन पर डे। ये सब NCERT का लाइन ध्यान रखना। यूरिन जो है याद रखना, ये फॉर्म होता है लाइट येलो कलर एंड वाटरी फ्लूइड है, हल्का सा एसिडिक होता है, 6 pH है इसका। ऑन एवरेज का बात करेंगे तो 25 से 30 ग्राम इतना यूरिया जो है वो क्या हो रहा है, एक दिन में, पर डे में क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ द यूरिन। यूरिन का जब हम एनालिसिस करेंगे
तो ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किस चीज़ का, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ एज वेल एज मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। मतलब ये हुआ कि तुम अगर यूरिन को जांच पड़ताल करोगे, यूरिन को एनालाइज करोगे, देखोगे, तो उससे कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हमको पता चलता है, उससे कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का डायग्नोस किया जाता है, जो हेल्पफुल होता है, जो पता करने में क्या करने में पता करता है कि भाई वो जो है क्या वो मल फंक्शन है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आगे चल के कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, यूरिया वगैरह जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ब्लड में। वो यूरिया जो किडनी बाहर निकालता था वो अब नहीं निकल पाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, किडनी फेलियर वाला दिक्कत आ सकता है आगे चल करके। समझ में आ रहा है? तो यूरिन के एनालिसिस से कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हमको पता चलता है, जो ये बताता है कि किडनी का कोई मल फंक्शनिंग तो नहीं है, ठीक से काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये सब कुछ हमको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर यूरिन में कई बार ग्लूकोज आने लग गया, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ग्लूकोज आने लग गया, ठीक है, उसको बोलते थे ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया का मतलब हो गया कि यूरिन में क्या है, ग्लूकोज है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि यूरिन में ग्लूकोज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, होता क्या है कि जैसे अगर बात करेंगे तो 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में या 100 mm ऑफ ब्लड में कितना होता है तुम्हारा जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है, वो होता है तुम्हारा 80 से 120 मिलीग्राम, इतना होता है 100 लीटर ऑफ ब्लड में या पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में, इतना होता है। लेकिन ये तो तुम्हारा नॉर्मल हम बताया, लेकिन मान लो अगर तुम्हारा ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड का वो कहाँ पहुँच गया है, 180 पहुँच गया है, 180 मिलीग्राम पहुँच गया है 100 ml ऑफ ब्लड में, तो क्या होगा सर, इतना जो ग्लूकोज है 180 ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी से। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट में क्या है सर, ग्लूकोज है, उस फिल्ट्रेट में सर वाटर है, उस फिल्ट्रेट में अमीनो एसिड्स भी है, पूरा टोटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ भी नहीं जाता यूरिन में। यूरिन में ग्लूकोज होना ही नहीं चाहिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है इसका मतलब समझ लो कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। कितना से बढ़ा हुआ है सर, 180 से बढ़ा हुआ है। अगर हम बोलते हैं अगर कोई पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तब जाकर के क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशंस क्रिएट होता है। तब हम बोलते हैं क्या, उसमें डायबिटीज़ लाइक कंडीशंस क्रिएट हो रहा है, उसमें डायबिटीज़ है। 180 तक रहेगा, 180 तक कम से कम 180 तक है तो पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। 180 से अगर ज़्यादा हुआ, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू को अगर ये क्रॉस किया जाएगा तब जाकर के वो चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहीं ना कहीं जो है वो यूरिन में आने लगेगा और हम कह देंगे डायबिटीज मिलेटस उसको। हर बात में तो वही चीज़ बोल रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ग्लाइकोज यूरिया। और भी एक बात है कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं, याद रखना उनको प्रॉपर तरीके से बॉडी में एनर्जी नहीं मिलता है। होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज कहीं ना कहीं सेल में जाना चाहिए था, सेल में जाकर उसको क्या करना चाहिए था, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन से ग्लूकोज को टूट करके एटीपी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कुछ बनना चाहिए था सेल्स के लेवल पे, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। यानी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सेल्स को एटीपी भी नहीं मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि वो ग्लूकोज ही तो कहाँ जा रहा है, सेल्स में जा रहा है ना। ये ग्लूकोज तो सेल को दिया ही नहीं जा रहा है, सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में इकट्ठा हो गया है, इसीलिए तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है। तो डायबिटीज में तो यही होता है कि सेल को ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा है, सारा ग्लूकोज जो है ब्लड में इकट्ठा है। समझ में? ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के बाद भी वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है उसको भी फिर स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में, मसल्स में, पीसीटी में भी कुछ स्टोर होता है। समझ में? ये सब कुछ स्टोर होता है। लेकिन क्या हुआ, तो अब सेल्स को तो एनर्जी मिल नहीं रहा है। तो होता क्या है, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उनका जो सेल है उसको जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो क्या करता है, फैट को तोड़ने लगता है। उसका बॉडी जो है वो फैट को तोड़ेगा। जब फैट टूटेगा तो क्या बनता है, केमिकल बनता है, इसका नाम है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी बनने लगता है। ये कीटोन बॉडी जो है वो कहाँ पे आता है, ब्लड में आता है। और ये कीटोन बॉडी जब ब्लड में आएगा फिर ये ब्लड से फिल्टर होकर के कहाँ पे आएगा, ये यूरिन में आने लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब ये कीटोन बॉडी यूरिन में आने लग जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, देखो लिखा हो कीटोन बॉडी अगर किस में है, यूरिन में, तो उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोज यूरिया, एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन मतलब कीटोन यूरिया, दोनों का दोनों चीज क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, डायबिटीज मिलेटस को। डायबिटीज मिलेटस में ये दोनों चीज कॉमन है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे ये तो दिया हुआ नहीं इनिशिएटिव, फिर भी हम बता दिए कि जो ऑर्डर है यूरिन का,
जो ऑर्डर है यूरिन का, याद रखना वो क्या होता है, याद रखना वो पंजेंट ऑर्डर है, स्मेल, ठीक है ना, पंजेंट स्मेल है। मतलब यहाँ पे क्या है, यूरिन के अंदर में क्या होता है सर, यूरिया होता है, ठीक है। लेकिन यूरिया तो यूरिन में जो यूरिया है अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से अमोनिया में, ठीक है, तो यूरिन में जो यूरिया है ना, वो अमोनिया में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो जो स्मेल आता है वो याद रखना वो पंजेंट ऑर्डर का होता है। और ये करता कौन है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जो कि यूरियस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये एक बार क्वेश्चन आया होता है इसलिए बता दिए। तो यूरिन को ये क्या कर प्रोवाइड कर रहा है, पंजेंट ऑर्डर टू द यूरिन, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा देखोगे कि जो टॉयलेट वाले जाओगे वहाँ पे अजीब सा स्मेल आता रहता है यूरिन का, वो यूरिन में यूरिया के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाने से ही होता है। ये बैक्टीरिया करता है ये सब कुछ, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब बात अभी जो बताया कि अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो 180 से ज़्यादा हो गया तो उस केस में याद रखना वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और वो यूरिन में आने लगेगा, और यूरिन में आने लगेगा तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोज यूरिया इन कीटोन बॉडी इन यूरिन, है ना, कीटोन यूरिया डायबिटीज मिलेटस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन, अदर ऑर्गन्स का रोल क्या है एक्सक्रीशंस में। देखो सबसे पहला बात कि और भी तो एक्सक्रीटरी मतलब जो है कहीं ना कहीं ऑर्गन है बॉडी के अंदर में, किडनी तो है ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके अलावा जो अदर ऑर्गन्स है ना, किडनी को छोड़ करके, जैसे कि अगर बात करेंगे लंग्स है, लीवर है, स्किन है, ये भी तो सर मदद कर रहा है किस चीज़ में, एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट को, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने में ये भी हेल्प कर रहा है। कैसे, सुनो, क्या होता है कि हम अपने लंग्स से क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को बाहर निकालते हैं, लगभग 200 ml पर मिनट दिया हुआ है, एनसीईआरटी का वैल्यू है, ठीक है। इतना CO2 को हम अप्रोक्सीमेटली बाहर निकाल लें लंग्स से। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल कर रहे हैं तो सांस जब बाहर छोड़ रहे हैं तो देखना उसमें क्या होता है, वेपर भी रहता है, वो क्या है कहीं ना कहीं वाटर भी है, समझ में आ रहा है। तो वो तो CO2 जाहिर है सर, CO2 के साथ साथ पानी का भी लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी का लॉस हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में भी है, वो पानी यूरिन में भी जा रहा है, ठीक है। स्वेट के फॉर्म में पसीना जो बन रहा है उसमें भी पानी निकल रहा है, प्लस जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो CO2 निकाल एक्सेल कर रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो और भी कई सारे ऐसे ऑर्गन है किडनी को छोड़ करके जो इस तरह का काम कर रहा है, वाटर को बॉडी से निकाल रहा है, CO2 को निकाल रहा है ना। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी लीवर सिक्रीट कर रहा है क्या, बाइल, जो कंटेन हो रहा है क्या इसमें, बाइल के अंदर क्या है जो कंटेन हो रहा है, सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, ये सब कुछ। देखो अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो तुम्हारा बाइल है, बाइल, ठीक है, ये प्रोटीन जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी जो है याद रखना वो टूट रहा है, हीमोग्लोबिन बन रहा है, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनेगा, बाइल बनेगा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये सब कुछ बन रहा है, बाइल बन रहा है। ये देखो अभी हमको पता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है सर, आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो हम लोग का स्प्लीन में होता है, ग्रेव यार्ड है आरबीसी का, लेकिन आरबीसी जो वो लीवर में भी टूट रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी टूट रहा है। अब वहाँ पे टूटने के बाद जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, बाइल, तो लीवर जो क्या कर रहा है, लीवर क्या कर रहा है, ये बाइल को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी से निकाल रहा है। लेकिन याद ये रखना है ये सब कुछ बाइल के अंदर में देखो लिखा हुआ है, ये सब जो कोलेस्ट्रॉल है, बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन है ना, कोलेस्ट्रॉल है, डिग्रेडेड, ये सब कुछ क्या है बाइल के अंदर कंटेन है। यानी कहीं ना कहीं लीवर जो है इन सारे सब्सटेंस को बाइल में डाल दिया, लीवर के द्वारा इन सारे सब्सटेंस को बाइल में डाल दिया गया, तभी तो बोले बाइल कंटेन कर रहा है ये सब कुछ को, क्योंकि लीवर ने क्या किया, लीवर ने इसको इन सारे सब्सटेंस को बाइल में डाल दिया, और बाइल के थ्रू बाइल में ये सब कुछ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो लीवर का काम है बाइल बनाना, बना करके उसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, ये सब मालूम होगा तुम लोग को, गॉल ब्लैडर। अब ये चीज़ याद रखना, और भी कैसा है, वाइटामिन्स है, ड्रग्स है, ये सब कुछ बाइल के अंदर ही है। और फाइनली देखो लिखा मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अल्टीमेटली, और बाइल कहाँ डाला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, इलियम, एंड देन वहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो एनएस के थ्रू जो फिक्सेस है, जो फिकल मैटर है, उसके थ्रू क्या होगा, वो बाहर आ जाता है, उसके साथ वो बाहर आता है। समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ याद रखना, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अल्टीमेटली, इन सारे सब्सटेंस को बाइल में सबको डाल दिया गया, बाइल इन सबको लेकर के बाहर निकल रहा है,
डाइजेस्टिव सिस्टम से, और फाइनली वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम, एनस के थ्रू होता है वो कहीं ना कहीं ये जो फीसेस है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, उसके साथ वो बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये सब का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द स्वेट एंड द सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट द सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशंस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड जो पसीना बनाता है, और जो सीबेसियस ग्लैंड है ये जो सेबम बनाता है, ऑयल, ऑयल का जो एक परत है, ऑयल का जो एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है हमारे बॉडी सरफेस पे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो ड्राई होने से बॉडी को रोक रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है, सिक्रेटरी मटेरियल है, उन सिक्रेटरी मटेरियल में क्या होगा, बहुत सारा सब्सटेंस जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। उन्हीं सब्सटेंस के सिक्रेशंस के थ्रू बहुत सारा सब्सटेंस जो है उन्हीं सिक्रेशंस के साथ साथ बाहर निकल जाएगा, उन्हीं सिक्रेशंस में, आठ भाषा में। तो हम बोल सकते हैं क्या 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 निकल रहा है, देखो स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड, ठीक है ना, जो कंटेन कर रहा है क्या, NaCl। पसीना में, पसीना जो बन रहा है, पसीना जो बन रहा है वो उसका मेन क्या है, मेन उसका एम है स्वेट ग्लैंड का कि पानी बाहर निकालना है। लेकिन उस पानी में कहीं ना कहीं देखो NaCl भी है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी है, देखो यहाँ भी थोड़ा बहुत यूरिया है पसीने में, एंड NaCl भी है, यहाँ पे भी लैक्टिक एसिड है। ये सब कुछ जो है वो स्वेट में डाल करके स्वेट के थ्रू उसको निकाला जा रहा है। तो देख रहे हो इन सारे सिक्रेशंस के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन लिखा हुआ है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्वेट इज टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है ना। पहला काम ये है कि ये बॉडी को कैसा दे रहा है, ये कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। पसीना निकलने से क्या होता है, हमको थोड़ा सा गर्मी कम लगता है क्योंकि बॉडी का हीट भी बाहर जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, ये पहला काम है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल, चूंकि ये पसीना तो निकाल रहा है, पसीने के साथ साथ कहीं ना कहीं हीट भी निकाल रहा है, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये और चीज में हेल्प कर रहा है, रिमूवल ऑफ सम ऑफ दिस वेस्ट मेंशन अबव। ये जो ऊपर में NaCl है, लैक्टिक एसिड है ना, यूरिया वगैरह, ये सब कुछ भी थोड़ा बहुत इस पसीने से बाहर की तरफ आ रहा है। एंड सीबेसियस ग्लैंड जो है वो एलिमिनेट कर रहा है सर्टेन सब्सटेंस को, लाइक स्टेरॉल्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, वैक्सीज है, थ्रू देयर सेबम। ये इसके सेबम के थ्रू सब कुछ निकल रहा है। एंड दिस सिक्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ये बताया अभी, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बना स्किन के ऊपर में। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना, इसको हम ब्लैक से दिखा दिए, इंसर्ट में लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया जो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं थ्रू सलाइवा। सलाइवा भी जो है, सलाइवा के थ्रू भी हल्का सा जो नाइट्रोजन से वेस्ट है, यूरिया जो है वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है ना, याद रखना। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है कि डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का जो डिसऑर्डर वो पढ़ना, थोड़ा सा ये देख लो। पहले हम लोग क्या है, रेनल कैलकुलाई, रेनल कैलकुलाई, इसका क्या मतलब होता है कि स्टोन्स, किडनी स्टोन, तुम पढ़े ना, किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर का हो जाना, इनसॉल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स है वो क्या हो गया है, वो इकट्ठा हो गया है। पानी कम पीने से ऐसा होता है ज़्यादातर केस में, पानी अगर हम कम पी रहे हैं, वाटर का इंटेक कम हो रहा है, तो उस केस में जो सॉल्ट का क्रिस्टल्स है उसका एक मास बन जाता है ना, पत्थर जैसा स्टोन्स बन जाता है। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट का हो सकता है, सोडियम ऑक्सलेट का हो सकता है। ये मास जो बन गया है वो कहीं ना कहीं कहला देता है पथरी, जिसको बोल देते हैं, है ना। इसको बॉडी से बाहर की तरफ निकालना पड़ता है, फ्रॉम विद इन द, कहाँ पे, किडनी, किडनी के अंदर, यूरेटर में भी कई बार बन जाता है ये सब कुछ, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका ट्रीटमेंट क्या है सर, इसका ट्रीटमेंट याद रखना है, याद रखना, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में PCNL, ठीक है। ये क्या है सर, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे हम किडनी से इन स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए इस तरह का प्रोसीजर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसको बोल देते हैं PCNL, ठीक है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। प्लस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, याद रखना। इस केस में जो हमारे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स है, जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स है, उसका जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब जो तुम्हारे नेफ्रॉन है, किडनी का जो नेफ्रॉन है, उसका जो ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरीज है, उसका क्या हो गया है, नेफ्राइटिस। आइटस वर्ड जहाँ पे भी लग गया, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, उसका इन्फ्लामेशन हो गया, जिसके कारण से क्या हो जाता है कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स, जो फिल्ट्रेशन स्लिट बनाता है, जिसके थ्रू जो मटेरियल जो है चीज़ें फिल्टर होकर के बाहर आता है, उसके थ्रू क्या हो जाता है, जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, वो प्रोटीन में जो एल्बुमिन है, वो क्या होता है, फिल्टर होकर के उस पोर्ट, चूंकि साइज बड़ा हो गया है, वो क्या होता है, यूरिन में आने लगता है, एल्बुमिनूरिया बोल देते हैं उसको, ठीक है।
आर में। तो याद रखना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रोटीन भी फिल्टर होकर के यूरिन में आ रहा है, और वो प्रोटीन जो फिल्टर होकर यूरिन में आ रहा है उसको बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन, और एल्बुमिनुरिया उस केस को बोल रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड अगर आने लग गया यूरिन में, अगर ब्लड अगर यूरिन में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हीमेटूरिया बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज दिखाया है तुमको कि जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को जब हम तोड़ते हैं तो बनता है हीम मतलब आयरन कंटेनिंग पार्ट, देन ग्लोबिन पार्ट। ये ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन पार्ट है। अब क्या हुआ सर, इससे आगे चीज बनता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनता है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरोबिलिनोजेंस में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यूरोबिलिनोजेंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरोक्रोम में, और इसी यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, यूरिन का जो कलर है वो हल्का सा लाइट येलो या पिल येलो कलर का होता है। वो एग्जाम में पूछा हुआ है, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, यूरिन का कलर होता है। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्या, किडनी फेलियर। ठीक है, किडनी फेलियर का देखो यहाँ पे क्या मतलब है। सबसे पहला बात याद रखना है कि मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। क्या हुआ है, मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, मतलब कि सर किडनी जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, किडनी जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, मल फंक्शन है किडनी का। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे किडनी जो है फेलियर हो सकता है। कैसे, अगर ठीक से काम नहीं होगा तो किडनी का सर सबसे इंपॉर्टेंट काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से निकालना, एक्सक्रीट करना। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, वो एक्सक्रीट नहीं होगा, वो ब्लड में इकट्ठा होगा, ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का यूरिया लेवल बढ़ जाएगा, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक होगा। ठीक है, तो होगा क्या सर, होगा ये कि सर यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर ब्लड में अगर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो दिस कंडीशंस को हम लोग बोल देते हैं क्या, यूरेमिया। यूरेमिया। तो तुमसे पूछा कि भाई यूरेमिया का मतलब क्या होता है सर, ब्लड में अगर यूरिया कंटेंट मतलब डबल हो गया या हाई हो गया। ठीक है ना, तो यूरेमिया का मतलब हो गया ब्लड में क्या हो गया, यूरिया लेवल हाई हो गया। ठीक है, एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड्स। अब इसमें तुम क्या करोगे, करेक्शंस कैसे करोगे, सर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, सीधा सा बात है, इसका एक रिजल्ट ये होगा, या तो हम क्या करते हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस करते हैं, बॉडी का जो ब्लड का जो नाइट्रोजन वेस्ट वो निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किडनी का ट्रांसप्लांटेशंस करेंगे। ये एक तरीका है ना, उसका करेक्शंस करने के लिए, जहाँ पे किडनी हमको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, पेशेंट की किडनी हटाओ और एक डोनर किडनी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि किडनी हम ऐसे किसी का भी ले नहीं सकते हैं, किडनी को हमको मैचिंग करना पड़ता है, किडनी का जो किडनी टिश्यूज है वो उसको मैच कराना पड़ता है, वो मैच होगा तभी जाकर के वो पेशेंट किसी डोनर का किडनी ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज जो अगर हम किसी दूसरे का किडनी लेंगे, जैसे कि मान लो हम क्लोज रिलेटिव का है, अक्सर केस में देखा गया है कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे ही किडनी लिया जाता है, ज़्यादातर केस में ऐसा मैच हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि तुम्हारा जो चांस है क्या रिजेक्शंस होने का वो कम हो जाता है। रिजेक्शन होने का जो चांस है वो कम से कम हो, इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो हम किडनी लेंगे वो हम हमेशा क्लोज रिलेटिव से लेंगे। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी दूसरे का किडनी अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्यून रिस्पॉन्स आता है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम्स है, याद रखना, वो कहीं ना कहीं उसे फॉरेन समझ करके उसको क्या करता है, रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसा चांस बना रहता है कि कहीं अगर हम किसी और का किडनी लेते हैं तो कहीं हमारा फॉरेन जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे फॉरेन समझ करके कहीं उसे रिजेक्ट ना कर दे, ये एक डर बना रहता है। इसीलिए इस तरह के जो पेशेंट्स है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, डोनर ने किडनी को दिया है रिसिपिएंट को, इसको क्या करना पड़ता है, पूरा लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का मतलब होता है कि उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसके इम्यून सिस्टम्स को सप्रेस करके रखते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन ए इस तरह के पेशेंट को दिया जाता है जब तक वो जिंदा है, लगभग पूरे लाइफ टाइम तक उसको ये ड्रग लेना पड़ता है और उसके इम्यून सिस्टम को हम लोग सप्रेस करके रखते हैं। समझ में आ रहा? तो ये चीज़ है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड्स इन द करेक्शंस ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट का मतलब हो जाता है कि अचानक से एकदम से मान लो किडनी फेल हो गया, अब किडनी एकदम काम ही नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में लास्ट में तुम्हारा ऑप्शन बचता है कि भाई अब तो डायलिसिस हो नहीं सकता है। डायलिसिस तो उसका होता है जो कि थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन किडनी एकदम ट्रांसप्लांटेशन तभी कर सकते हैं एकदम से खत्म हो गया है, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसे किडनी को, मतलब कुछ कोई भी हल्का फुल्का काम है तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो चुका है, किडनी टोटली खत्म है, कुछ बचा ही नहीं उसके लिए। सही में आ रहा? तो ये फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर, है ना। तो किडनी जो हम लेंगे वो किससे लेंगे, डोनर से लेंगे।
और वो डोनर मोस्ट प्रिफरेबली कोई तुम्हारा क्लोज रिलेटिव ही होगा, तब जाकर के वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। एंड टू मिनिमाइज, ताकि ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो चांस ऑफ रिजेक्शन है, रिजेक्शन होने का जो चांस है वो कम से कम हो सके। इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं। कैसे? बाय द इम्यून सिस्टम्स ऑफ द होस्ट, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है जिसके अंदर वो जा रहा है, उसका इम्यून सिस्टम्स कहीं ना कहीं इस जो किडनी जो बाहर से आया है उसे फौरन समझ के उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा? और इसीलिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमको इम्यून सप्रेशन ड्रग देना पड़ता है, ताकि उसको वो रिजेक्ट ना करे, उसका इम्यून सिस्टम होस्ट का। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचता है क्या, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस देखो कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहले क्या होता है यहाँ पे डायलिसिस में, मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, जिसके कारण यूरिया जो वो एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड में। इस कंडीशंस को हम लोग बोले थे यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर, जो आगे चल के किडनी को फेलियर भी बना सकता है, एकदम ही खत्म हो जाएगा। अभी तो किडनी हल्का फुल्का काम कर रहा है, एकदम भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बोला मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, तो यहाँ पे तुम डायलिसिस लाकर काम चलाओ। ठीक है, डायलिसिस में क्या कर रहे हैं भाई, नेचुरल जो किडनी हमारे बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, एक्सक्रीट करने का काम करता है, वही सेम काम यहाँ पे ये मशीन करेगा, ये यूनिट करेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इन सच पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स में क्या कर रहे हैं हम, इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस। ऐसे पेशेंट्स में क्या कर रहे हैं, यूरिया को हम लोग रिमूव कर रहे हैं बाय प्रोसेस, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, इस प्रोसेस का नाम होता है हीमोडायलिसिस। अब सुनो इसमें होता क्या है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमको लगता है एक हीमोडायलिसिस कैथेटर। देखो ये जो कैथेटर है, हीमोडायलिसिस कैथेटर, ये एक्चुअली एक ट्यूब होता है जो पेशेंट्स के हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टरी में डालते हैं इसको। ये कैथेटर, ये ट्यूब है, इसको क्या करते हैं हम पेशेंट के आर्टरी में डालते हैं, और इसी ट्यूब का जो दूसरा वाला एंड होता है, दूसरा वाला एंड, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, इसको हम डालते हैं एक ट्यूब में, किसके, डायलाइजिंग यूनिट्स में, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। जो मशीन है ना आर्टिफिशियल किडनी, जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट्स, उसके ट्यूबिंग में डाल देते हैं उसको। एक एंड जाएगा आर्टरी, पेशेंट्स के आर्टरी में जाएगा, और इसी ट्यूब का, इसी कैथेटर ट्यूब का दूसरा वाला जो एंड होगा वो कहाँ पर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, डायलाइजिंग यूनिट के ट्यूब में हम डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि ब्लड क्या करना है, पेशेंट से निकाल करके कहाँ डालना है उसको, पेशेंट से ब्लड को निकाल करके हमको इसी यूनिट में डालना है, डायलाइजिंग यूनिट में डालना है, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर डालना है, उस मशीन के अंदर डालना है। किस लिए डालना है सर, वो इसलिए डालना है क्योंकि उसके ब्लड जो में जो यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, अमोनिया है, यानी जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है, उसको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है। क्यों करना है, क्योंकि सर यहाँ पे किडनी क्या है, सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए किडनी वाला काम हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल करेंगे, आर्टिफिशियली करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, हीमोडायलिसिस कैथेटर इंसर्ट करते हैं इनटू द आर्टरी ऑफ द पेशेंट्स एंड अदर एंड ऑफ द कैथेटर्स इंसर्ट इनटू द ट्यूबिंग ऑफ द डायलाइजिंग यूनिट्स, और जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, और देखो लिखा हुआ यहाँ पे जो ब्लड है, देखो लिखा हुआ ब्लड जो है वो ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, आर्टरी से हम लोग ब्लड निकालते हैं, आर्टरी से हम लोग ब्लड को निकालते हैं, और निकालते का मतलब क्या, आर्टरी से जो ब्लड निकालोगे तो उसको पंप करते हैं हम लोग, मतलब वहाँ पे एक मशीन होता है जो क्या करता है, आर्टरी में एक पंप क्रिएट करता है, तो आर्टरी से ब्लड निकल कर कहाँ पे आ जाता है, वो एक डायलाइजिंग यूनिट में आ जाता है। ठीक है ना। डायलाइजिंग यूनिट में आने के बाद क्या होगा, उसके बाद हम ऐड कर देंगे उसमें एंटी कोएगुलेंट लाइक हेपारिन। जैसे ही ब्लड बाहर आता है ना यूनिट्स में, तो ब्लड का एक प्रॉपर्टी होता है, ब्लड जो है वो जमने लगता है, ब्लड कोएगुलेट करने लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एंटी कोएगुलेंट हेपारिन, जो ब्लड को लिक्विफाई करके रखता है, ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, उसको मेंटेन कर रखता है। ये यूनिट जो है, डायलाइजिंग यूनिट जो है, ये कंटेन कर रखा है कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स। डायलाइजिंग यूनिट जो है ऐसा है, देखो ऐसा डायलाइजिंग यूनिट इसका नाम बोल रहा है, ये यूनिट है, इसके अंदर देखो ये कॉइल्ड ट्यूब है, ये कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, और इस कॉइल्ड ट्यूब के चारों तरफ, ये कॉइल्ड ट्यूब जो है इसका ना सेलोफेन का बना हुआ है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन से है, सेलुलोज का बना हुआ पॉलीसेकेराइड से ही है, और ये कॉइल्ड ट्यूब्स के अगल बगल ये जो तुम देख रहे हो, ये जो चेंबर है, इसके अंदर में क्या डाला हुआ है, इसके अंदर में डाला हुआ है पूरा का पूरा डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड मतलब इसमें इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एकदम प्लाज्मा के इक्वल होता है, आइसोटोनिक होता है, एक्सेप्ट विदाउट, अगर बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो ब्लड हम इसके अंदर डाल रहे हैं इस ट्यूब के अंदर, समझ में आ रहा है, डायलाइजिंग ट्यूब के अंदर जो क्या है हम लोग का जो ब्लड आया है वो ह्यूमन बॉडी से आया है, और वो ह्यूमन बॉडी में क्या है सर, ह्यूमन बॉडी में तो प्रॉब्लम है कि सर उसका जो ब्लड है उसमें तो क्या है, गंदगी है, यूरिया है, नाइट्रोजन वेस्ट है, तभी तो इसमें हम लोग डाले हैं ताकि इसमें से उस ब्लड में से सारे के सारे नाइट्रोजन वेस्ट को क्या कर सके, रिमूव कर सके।
लेकिन ये फ्लूइड में नहीं है। ये फ्लूइड में याद रखना, इस फ्लूइड का जो पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये एकदम क्या है, एकदम इक्वल है, आइसोटोनिक है, किसके, प्लाज्मा के, एक्सेप्ट विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट में नहीं रहेगा। नाइट्रोजन वेस्ट में रहेगा तो फिर क्या होगा, अब तुम सुनो ऐसा क्यों करते हैं, सुनो, ठीक है। ये पूरा को हम बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है, ये पूरा का पूरा डायलाइजर है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्लड कंटेन इन द सेलोफेन ट्यूब्स, ब्लड क्या है, सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर में, नॉट परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल। इस ट्यूब्स में ना पोर्स है, इस पोर्स से क्या नहीं निकल सकता सर, इस पोर्स से जो याद रखना वो छोटा छोटा चीज़ निकल सकता है, बड़ा चीज़ नहीं निकल सकता है। जैसे प्रोटीन वगैरह है वो निकल नहीं सकता है, प्रोटीन निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इंसान का ब्लड का में प्रोटीन का प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रोटीन कमी हो जाएगा। निकालना क्या है सर, सिर्फ वेस्ट मटेरियल, सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट को निकालना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ब्लड कंटेन कर रहा है सेलोफेन ट्यूब नॉट परमेबल टू द लार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि पोर का साइड छोटा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम लोग फ्लूइड डालते हैं, डायलिसिंग फ्लूइड इसके अंदर डालते हैं, तो होता क्या है, जब मान लो इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, और इस ब्लड में क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है। तो हमको क्या पता है, हमको पता है जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में, यानी यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर में जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं है वो नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेडियंट बन गया, ग्रेडियंट डेवलप हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इस ब्लड में जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, समझ में आ रहा है, डिफ्यूज करके इस मेम्ब्रेन में से क्या होगा, ये जो तुम्हारे सेलोफेन ट्यूब्स में ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है इसके थ्रू निकल करके कहाँ चला जाएगा, ये इस डायलाइजर के अंदर में जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन वेस्ट। देखो ये एरो से दिखाया गया ये सब, जब ये अंदर की तरफ आ जाएगा इसके अंदर में नाइट्रोजन वेस्ट, तो ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम निकालना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो लिखा हुआ है ये वाला ट्यूब्स के थ्रू हम कनेक्ट कर दिए इस डायलाइजर को, जहाँ से जो यूज्ड फ्लूइड है, जहाँ से वो ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट निकाल दिया, निकालने के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गंदा हो गया, वेस्ट हो गया, इसको वापस से ट्यूब से कनेक्ट करके एक बीकर के अंदर में, एक फ्लास्क के अंदर में इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। देखो फाइनली यूज डायलिसिंग सोल्यूशंस यहाँ पे आते रहेगा, इस तरह से ही काम कर रहा है। और देखो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये चीज़ ये काम करने के बाद जब सब कुछ हो गया, ब्लड क्या हो गया, ब्लड फाइन हो गया, ब्लड प्योर हो गया, उसके बाद वापस से उन ब्लड को हम क्या करते हैं, वेन में इंसर्ट करते हैं, वेन में डाल देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से वेन में गया, रेडियल वेन में, रेडियल आर्टरी से निकाल रहे हैं, ये वेन में गया। लेकिन एक चीज़ और भी करते हैं, जब ये ब्लड को तुम बॉडी में डालोगे तो ब्लड का टेम्परेचर चेंज हो गया है, याद रखना, ब्लड जो है बॉडी से निकल गया ना तो ब्लड का टेम्परेचर चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशंस है, अब तुम डायलिसिंग सॉल्यूशन निकालोगे यहाँ से तो डायलिसिंग सॉल्यूशन डालना भी तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है, एक बार में थोड़ी चीज़ हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है। तो यहाँ से फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन हम लोग कनेक्ट करके रखे हुए हैं, देखो ये सब जा रहा है इसके अंदर में। और यहीं पर हम लोग एक यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला जो यहाँ से टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इस ट्यूब में ऐड करते रहेगा, जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड है, डायलिसिंग फ्लूइड है ना, उसमें वो टेम्परेचर जाएगा और फिर वो हीट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा उस ब्लड में, और फिर जाकर के वो ब्लड जो है वो ह्यूमन के अंदर में एंटर करेगा। नहीं तो पता चलेगा ये ठंडा वाला जो ब्लड ह्यूमन में चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे इनिशिएटिव लिख दिया है, क्या, द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी। तो ब्लड जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, कन्वीनियंट आर्टरी से ले रहे हैं, जो मेरे लिए आसान होगा, इज पंप्ड इनटू ए डायलाइजिंग यूनिट्स, डायलिसिंग यूनिट में हम पंप कर दिए इस ब्लड को आर्टरी से, एंड आफ्टर एडिंग एंटीकोएगुलेंट, उसमें ऐड कर दिए हेपेरिन ताकि ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना करे। द यूनिट कंटेन ए कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, बताया दिखाया अभी अंदर में, सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, उस फ्लूइड का बोले थे डायलिसिंग फ्लूइड, हैविंग द सेम कंपोजिशंस, है ना, इसका कंपोजिशन सेम है, जैसा प्लाज्मा का कंपोजिशन है वैसे कंपोजिशन किसका है, डायलिसिंग फ्लूइड का है, लेकिन विदाउट क्या है, एक्सेप्ट बात करेंगे नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट को हटाने के बाद जो उसका कंपोजिशन होगा उसको हम बोल देंगे क्या, प्लाज्मा के कंपोजिशन के इक्वल है डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन है याद रखना, ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये अलाउ करेगा उन मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू निकलने के लिए अलाउ करेगा, है ना, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है उस हिसाब से वो ये फ्लूइड का एक डिफरेंस ग्रेडियंट बनाते हैं, ताकि वो जो अंदर में ज़्यादा है वो चीज़ निकल के बाहर की तरफ सेलोफेन ट्यूब से वो अंदर मतलब फ्लूइड में आ जाएगा, सेलोफेन ट्यूब में आ जाएगा। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट देखो लिख दिया साफ साफ, एब्सेंस है डायलिसिंग फ्लूइड में, दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, चूंकि वहां पे डायलिसिंग फ्लूइड में ये चीज नहीं है, तो क्या होगा, जो सब्सटेंस उस ट्यूब के अंदर में, सेलोफेन ट्यूब के अंदर में, ब्लड में, वहां पे वो ज्यादा हो गया तो वो उस ट्यूब के पोर में से निकल के बाहर चला जाएगा, है ना, फ्लूइड में चला जाएगा, देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। और फाइनली हम क्या कर लेंगे,
क्लियर कर लेंगे ब्लड को, ब्लड क्लियर हो जाएगा। इस क्लियर ब्लड को हम पंप कर देंगे वापस किस में, बॉडी में, किसके, वेन में डालेंगे, बॉडी में जो वेन है उसमें डाल रहे हैं। और फाइनली ऐड कर देंगे यहाँ पे एंटी हेपेरिन। एंटी हेपेरिन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि पहले जो हेपेरिन ऐड किए हुए थे ना, उसका जो थोड़ा सा इफेक्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। एंटी मतलब उसको कम करने वाला है, एंटी हेपेरिन उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है ना। तो एंटी हेपेरिन फिर से हम उसमें डाल देते हैं।